एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें से हम दूसरा फैक्टर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। अच्छा, ठीक है, यकीनन एक चीज जब स्टेबल हो चुकी है तो क्या वो अपने आप को डिस्टेबल दोबारा करेगी? नहीं करेगी। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको शायद बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। आपने पढ़ा हुआ है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, आई होप सबने पढ़ा हुआ है। यस। आप अब इसे पानी में डाल दें, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो वीक एसिड हम इसलिए कह रहे हैं कि ये थोड़े एच आइंस लूज करता है, यानी एच आइंस कंसंट्रेशन जो ये लूज करता है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इन अदर सेंस अगर मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो हम ये कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जो ये कंसंट्रेशन ये चीज़ें बन रही हैं ये बहुत कम है, लेस है। और ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि हो क्या रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, एच बहुत थोड़े से बन रहे हैं, इसलिए एसिड वीक है। हमने जिंदगी में हमेशा ये पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एच क्यों कम लूज हो रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप किसी और को देखें, से HCl को देखें, तो आपका H आयन से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक है। रीजन बिहाइंड दैट इज दिस कि ये जो बन रहा है ना आयन, ये आयन स्टेबल नहीं है, ये बेसिकली ये बेस है, राइट, दिस इज द बेस। अब ये जो बेस बनी है ना, ये बेस बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनी है। ये स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए बनी है कि ये बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहती है, लिहाजा इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जैसे बनती है ये H को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है और दोबारा ऐसा बन जाती है, ठीक है। अब जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए हैं, दे दिए हैं, एसिड बन गया है, यानी ये कंपाउंड बन गया है, तो अब दोबारा अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेगी ये बेस, क्योंकि बेस की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में, दिस इज अ वेरी डिस्टेबलाइज्ड, ये डिस्टेबलाइज्ड है, लिहाजा वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इस आयन की बेसिसिटी बहुत हाई है, हाईली बेसिक आयन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फौरन देना चाहता है, ठीक है। डोनेशन पावर बहुत ज्यादा है, वजह बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो आयन बना है इट इज नॉट वेरी स्टेबल कंपेयर टू दैट। ये जो क्लोराइड आयन बनता है जो कि बेस है बेसिकली, ये बेस बहुत स्टेबल है, ये वापस अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नहीं देगी, नहीं देना चाहती, ये इस स्टेट में भी स्टेबल है, दैट इज व्हाई एच आयंस लूज हो जाते हैं ज्यादा, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड है, ठीक है। तो इट मींस बेसिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब ये है कि जब वो, इसीलिए हम उसको वीक एसिड कह रहे हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नहीं लेना चाहती, यानी बॉन्ड नहीं ब्रेक करना चाहती। लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी एक्सचेंज रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की बात करें विद दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस कॉम्प्लेक्स जो ये गिवन है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, लेट मी गो इनटू द व्यू मोड so that कि आपको आसानी से इसकी, चलो look at this is the complex, ये complex है, ठीक है। इसमें ना एक different ligand मौजूद है जिसे आप L negative ligand कह रहे हैं, this is the leaving group, ठीक है। अगर हम इस का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना चाहें इस कॉम्प्लेक्स का, तो हम कहते हैं it decreases with the increase of basicity of the ligand। इसका मतलब इस ligand की basicity जितनी ज्यादा होगी, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन उतना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंतहाई कम हो जाएगा, सो इट डिक्रीजेस, ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीज होने से। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, अब आपने ना बेसिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आप मुझे ये बताएं कि ये एक बेस है और ये एक बेस है, इसमें से कौन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी? जी,
इन दो को कंपेयर करें, बाकियों का इशू ही खत्म हो जाएगा। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? आई नीड एन आंसर। ये ना होकर चुप करके जी चलो कोई हल निकालते हैं बुलवाने के लिए। मुकद्दस आंसर दो। सर जो फ्लोरीन वाला है वो आसानी से नहीं देगा, क्लोरीन वाला देगा। शाबाश, इतना आसान सा आंसर था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इतनी देर हो गई है। तो ये जो फ्लोरीन है ना, जिसमें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है और ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, तो आपको बड़ी आसानी से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसका पुलिंग ज्यादा होगी, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। इसकी बेसिसिटी बहुत लो होगी, इसकी बेसिसिटी कंपैरेटिवली हाई होगी। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तादाद कम करते जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये देखें 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 0 क्लोरीन और ये 2 मिथाइल आ गया तो डोनेशन बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरह से ये अगर आप इन सारों को देखें, तो अगर हम इनको ना बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड अगर चेक करें इंक्रीजिंग रेट के साथ, तो ये याद रखें कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है, फिर ये है, और सबसे कम वीक बेस ये है। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और ये मुश्किल से डोनेट करेगी। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिक्रीज करेगा। ऐसे कैसे? सबसे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस टेकअप करके ज्यादा आसानी से वापस टेकअप कर सकता है, यानी ये डोनेशन इसकी आसान नहीं है तो टेकअप ज्यादा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट अटैच है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये वाला जो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी सबसे, इसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस सबसे स्ट्रॉन्ग, तेज इसका होगा, ज्यादा होगा, और सबसे कम जो है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इसका होगा। ठीक, एंड इट डिपेंड्स ऑन द, एक सेकेंड जरा, 1 मिनट में जो है ना। ओके जी, सो यहां तक बात समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सो वी नो दैट कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है बिटवीन, इसका मतलब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना, ये कोबाल्ट और लिगेंड के दरमियान ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट, यानी बेसिसिटी जो होगी इसकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड। अगर बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ये है कि वो आसानी से लीव नहीं करेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। So with the increase of basicity, the bond strength increases and hence the rate of hydrolysis also decreases. So rate determining step जो है hydrolysis reaction का involves a dissociation of this bond. ठीक है, अगर आप dissociation mechanism की बात करें तो hydrolysis reaction proceeds through SN1 mechanism. तो SN1 mechanism के थ्रू वो चल रहा होगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द इनर्ट ग्रुप। ठीक, इनर्ट ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या इसमें रोल प्ले कर रहा है? सो रेट कांस्टेंट ऑफ द एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को हम अगर कंसीडर करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वाटर एक्सचेंज रिएक्शन होता है और क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है। सो इट इंक्रीजेज विद CH3 सब्स्टिट्यूशन इन द पायरिडीन। ये हमारे पास पायरिडीन लिगेंड है। पायरिडीन आप सबको पता है क्या होता है। दिस इज अ सॉर्ट बेंजीन लाइक, लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन हेटेरो न्यूक्लियर है। इसमें से अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा आसानी से। सो वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस उस वक्त इंक्रीज करेगा अगर इसके साथ मिथाइल लगा हुआ हो। Why? Because methyl is electron donor group, तो it will help out कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। So इसका मतलब बेसिसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी with the help of this electron donating group. So
So in this reaction A pyridine मतलब अल्काइल derived pyridine, ठीक है, और इसमें होगा ये कि which are obtained by removing one of the hydrogen atom pyrene by CH3 group, यानी यहाँ CH3 group लग गया, तो increase rate constant by inductive effect. This is called inductive effect. Why it is inductive effect? Because it is electron donor. तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो मिथाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन कराएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोबाल्ट के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोबाल्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दिस एक्चुअली आप कह सकते हैं रॉल्सेस रिएक्शन का, दिस एक्चुअली helps to dissociation of this chlorine group। ये अब होगा ये कि ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को डोनेट करेगा। अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करेगा कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, लिहाजा कोबाल्ट जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कोबाल्ट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो वो आसानी से क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाने दे देगा, यानी क्लोरीन की जो लीविंग है वो आसान हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल सब्सटीट्यूटेड ग्रुप। तो वो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रहा है मिथाइल पायरिडीन तो एज अ रिजल्ट क्लोरीन आसानी से लीव कर रहा है, दैट इज बाय रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसोसिएशन पहले हो रही है इसलिए SN1 मैकेनिज्म, ठीक है जी। सो हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन सेकंड्स देखें तो आप जरा चेक करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में अगर ये सिर्फ पायरिडीन हो, ये 3 मिथाइल पायरिडीन हो, दिस इज 1 2 3, अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल पायरिडीन और 4 मिथाइल पायरिडीन अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो हम ये कहते हैं कि अगर सिंपल पायरिडीन है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये है 1.1 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -5, और अगर ये जो है ना हमारे पास हो जाता है यहाँ 3 पोजीशन पे आता है तो 1.3 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -5, और अगर ये यहाँ मिथाइल है तो ये हो जाएगा 1.4 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -5 रिस्पेक्टिवली। तो किसका रेट ज्यादा है जी? जी कोई आंसर करेगा? 4 मिथाइल 4 मिथाइल। वाले। वाई क्यों लगता है आपको, किस लिए ज्यादा है? सहार क्यों लग रहा है बच्चे? सहर ये सहार इंडक्टिव इफेक्ट है वो, इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ उसका वो डिक्रीज करता है। और कोई रीजन और भी कुछ है या यही बात है सिर्फ? एक तो आपका है ना कि डिस्टेंस, गुड, और कोई और फैक्टर भी हो सकता है? कोई और है अल्लाह का वली जवाब देने वाला? जी बेटे कोई और फैक्टर है? एक फैक्टर तो सहार ने बता दिया, दूसरा फैक्टर कौन बताएगा? अच्छा जी, इन 3 की बात हो रही है, राइट? अगर ये और इसको हम कह रहे हैं कि ये कोबाल्ट है और इसके साथ ए पायरिडीन है, फिर लगा हुआ है क्लोराइड, सो ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है ना वो है कंपाउंड है, इसमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखें जी, एक बात तो ये है कि ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा,
इन तीनों में से जिसकी डोनेशन पावर ज्यादा होगी यानी बेसिसिटी ज्यादा होगी, इनहेंस्ड होगी, वही इसके को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्लोरीन आसानी से लीव करेगा और रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इसके ऊपर तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद होगा इसका हाई होगा। इसलिए हाई होगा it has one electron donating group at a third position, ये 3 पोजीशन पर। अब इसमें और इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में सबसे ज्यादा रेट एक्सचेंज रिएक्शन रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ये इसकी सबसे ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि ये 3 पोजीशन पर मिथाइल है, ये 4 पोजीशन पर मिथाइल। दिस मिथाइल इज एट पैरा पोजीशन एंड दिस मिथाइल इज एट मेटा पोजीशन। अगर आप देखो तो पैरा पोजीशन वाला जो इलेक्ट्रॉन है इट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द व्हाट लीविंग वो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इसका जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा इसके मुकाबले में। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, तो होगा ये कि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बिकॉज ऑफ द पैरा पोजीशन एंड इट इज ऑन द मेटा पोजीशन, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा बट मोर देन दिस करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इस ऐसे कंपाउंड जिनमें ये मौजूद हुआ है उसका बहुत हाई, फिर लो एंड सबसे लोएस्ट इसका है। पता चला, रीजन पता चल गई सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज स्टेरिक इफेक्ट। ठीक, स्टेरिक इफेक्ट हम बात करते हैं कि जब कोई ना हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड मौजूद हो और बाइडेंटेट लिगेंड में कोई स्टेरिक हिंडरेंस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट AA डाइमीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये यकीनन क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म एन कीलेशन, रिंग कीलेशन कीलेट बना रहा है। अब अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो ये हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज इथाइलिन डाइमीन। ये भी हो सकता है हमारे पास, अगर आप चेक करें तो ये भी इथाइलिन है लेकिन ये आइसोप्रोपाइलिन डाइमीन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एक और है, ठीक है, ब्यूटाइलिन डाइमीन, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, इट्स मीजो कंपाउंड एंड सो ऑन। अगर हम इनकी बात करें तो जो बल्क है, bulk of the ligand increase हो रही है from this position to that position। लीविंग जो ligand के ऊपर बल्की ग्रुप्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना ligand बल्की होगा, ठीक है, increase in the bulk overall steric grounding या hindrance increase कर देगा around the central metal atom, right? So due to the increase in the steric hindrance around the central atom, ठीक है, वो हम कहना है another ligand cannot be taken up by the complex एक और ligand नहीं लेना चाहेगा क्योंकि crowd already इतना ज़्यादा हो गया। So there is no possibility of SN2 mechanism। On contrary हम ये बात करते हैं कि जो removal of ligand है will reduce the overcrowding of the ligand around the central atom। लिहाजा SN1 ज्यादा बेहतर होगा SN2 से, इसमें ज्यादा चांस SN1 के है। यानी पहले जो लिगेंड है आपका वो पहले लीव करे, अगर आप वो बल्कि लिगेंड्स लगे हुए तो पहले लिगेंड लीव करे, बाद में आपके पास कोई दूसरा लिगेंड उसको रिप्लेस करे, यानी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन हो। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट अगर हम इसको इस एंगल में देखें, लुक एट दिस फॉर एग्जांपल, हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि बल्क लिगेंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। जितने बल्की लिगेंड होगा इंक्रीज कर देगा रेट कांस्टेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को, और हम उसको यहाँ देखने लगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लिगेंड है और ये ट्रांस लगा हुआ है और ये क्या है जनाब, ये इथाइलिन डाइमीन। रेट कांस्टेंट इसका चेक करें, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का, क्लोरीन लीव कर रहा है उसकी जगह वाटर आ रहा है। सो लुक एट दिस 3.2 क्रॉस 10⁻⁻5 पर सेकेंड। अब हम लिगेंड को इंक्रीज करें, बल्क इंक्रीज करें। जैसे बल्क इंक्रीज किया रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंडरेंस
जो डिसोसिएशन है वो बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगी ओवर क्राउडिंग की वजह से। और जब डिसोसिएशन जल्दी हो गई तो इसका मतलब वाटर भी जल्दी वापस उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा या एक्सचेंज रिएक्शन होगा। ठीक है जी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी फास्ट रिएक्शन, और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज की, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया एंड मूव ऑन। सबसे ज्यादा जितना बल्कि ग्रुप है उतना रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज्यादा है। ठीक है जी। सो ये चीज हमने इसमें देखी कि जितने कीलेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जितना ज्यादा रिंग की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही होगी क्राउडिंग की वजह से, सॉरी, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। लेकिन जो रिएक्शन फॉलो होगा वो कौन सा मैकेनिज्म को प्रेफरेबली फॉलो करेगा? इट वुड बी SN1, 2-step reaction rather than 1-step reaction. Next is a solvation effect. ठीक, सॉल्वेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो सॉल्वेशन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इंटरमीडिएट्स बन रही हैं बिफोर द प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट भी और इंटरमीडिएट भी, दे ऑल इन द हाइड्रेटेड स्टेट। ठीक है। सो हम उसके साथ हाइड्रेट डालते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन आएगा। और इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसमें 5 अमोनिया है, इसमें 3 अमोनिया। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स 1 इज स्मॉलर इन साइज, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स 1 इज स्मॉलर इन साइज। अब इसमें जो इथाइलिन डाइमीन आ गया है इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स 2 एंड इन कॉम्प्लेक्स 1 जो लिगेंड है इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसमें कीलेशन है, राइट, और कीलेटेड के साथ साथ क्या है, इट्स मोनोडेंटेट लिगेंड, सो इट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स लिगेंड। अगर हम एक्वेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है, थ्रू द डिसोसिएटिव पाथवे, और तो हम इनकी इक्वेशन को ऐसे प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉन कीलेटेड स्मॉलर साइज। ठीक, हम क्या करते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाहें, यानी इसको वाटर के अंदर डालें, वाटर ऐड करें, तो होगा ये इन द हाइड्रोलिसिस जब वो आयनाइज होगा, पानी के अंदर आयनाइज होगा तो वो अपना क्लोरीन आयन निकाल देगा एंड दिस रिएक्शन इज स्लो और क्लोरीन निकल गया और ये जो आयन बना है, दिस आयन इज हाइड्रेटेड, इसे पानी ने सराउंड कर लिया। ठीक है। और जो ये इंटरमीडिएट बना है, दिस इंटरमीडिएट पानी से सराउंडेड है, तो अब पानी मौजूद है बाहर, हाइड्रेटेड स्टेट है, ये फास्ट रिएक्शन होगा और वाटर एक्सचेंज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनी है वो भी हाइड्रेटेड स्टेट में अभी। अच्छा जी, अब हम इस कॉम्प्लेक्स की आयन की बात करते हैं। इट्स अ कीलेटेड कॉम्प्लेक्स, इट्स बिगर इन साइज। क्लोरीन जैसे इसको पानी में ऐड किया तो आयनाइजेशन हुई, क्लोरीन अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इंटरमीडिएट इज इन बिगर स्टेट। तो इस इंटरमीडिएट के अंदर हम क्या डालते हैं, जैसे इसे पानी में हमने ऐड किया, ये पानी ने इसे हाइड्रेट किया हुआ है, सो अगेन रिएक्शन इज फास्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट अ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब अगर आप ये देखें तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इंटरमीडिएट जो है, it is obtained from bigger complex, और intermediate जो है and the intermediate of this ये वाला it is obtained from smaller complex। तो 4 जो है ये, यानी ये जो intermediate है it is a bigger size और ये जो intermediate है it is a smaller size। ठीक है। so जो bigger size intermediate है it is stabilized by hydration to a lesser extent। ये बड़ा है लिहाजा कम एक्सटेंट के साथ इसकी हाइड्रेशन होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, पानी के साथ कम स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक, सो हेंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिहाजा इसको फॉर्मेशन के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि इंटरमीडिएट 3 जो था, यानी स्मॉलर कॉम्प्लेक्स से बनने वाला इंटरमीडिएट, ये स्मॉल साइज है, लिहाजा इसकी स्टेबलाइजेशन थ्रू हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आसान है, लिहाजा ये जल्दी बनेगा। तो ये जल्दी बनेगा, ये देर से बनेगा।
ठीक है, बिकॉज ऑफ द सॉल्वेशन प्रोसेस। ठीक, सो एज अ रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक, यानी जो जो बिगर साइज कॉम्प्लेक्स है, वो उसकी एक्वेशन प्रोसेस यानी एसिड हाइड्रोलिसिस स्लोअर रेट के साथ होगी, जबकि कॉम्प्लेक्स 1 की क्या होगी, फास्टर रेट के साथ होगी। ठीक, वजह इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेरिक ओवरक्राउडिंग है, ये स्टेरिक हिंडरेंस है सेंट्रल मेटल के अराउंड, जो बिगर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है, ये या ये इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की और इस कॉम्प्लेक्स की। द डिफरेंस इन रेट ऑफ एक्वेशन को हम सिर्फ किस बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। अब अगर हम जनरली स्टेरिक हिंड्रेंस की सिर्फ बेसिस पर बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ डोमिनेटिंग नहीं है जितना सॉल्वेशन प्रोसेस डोमिनेटिंग। तो सॉल्वेशन इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, आज के लिए